क्विंग सिटी के अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट की नियोन लाइट वाली रातों में भीड़ भाड़ भरी गलियों के बीच एक हुडेड लड़का धीरे धीरे चलता हुआ अपने आसपास की जगह को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक दुकान में गया। उसने दुकान के मालिक से कहा कि वो एक किडनी और एक कॉर्निया बेचना चाहता है, दोनों मिलाकर 27,550 यूएन में। शॉप ओनर ने लिस्ट में लिखते हुए पूछा, क्या तुम सीरियस हो? फिर बोला, पिछले 6 महीने में तुम पहले ही एक किडनी, स्प्लीन, गैबलस्टोन, लीवर का हिस्सा, 1/3 लीवर और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से बेच चुके हो। अगर तुमने दूसरा किडनी भी बेच दिया तो तुम 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। लड़का स्ट्रेचर पर लेटा हुआ शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर बहुत बीमार है, उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। शॉप ओनर ने सलाह देने की कोशिश छोड़ी और एक बड़ा बच्चर नाइफ उठाया। उसने बिना रुके प्रोसीजर शुरू किया। कमरे में लड़के की दर्द भरी चीख गूंज उठी। कुछ समय बाद वो लड़का, जो अब डेड मैन वॉकिंग जैसा लग रहा था, एक स्टिक के सहारे घर की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों पर बैंडेजेस बंधे थे। उसने बैंडेज हटाया और आसपास देखा। जब उसे लगा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो मुस्कुराया। उसने रिजेनरेशन इफेक्ट यूज किया और अपने जख्मों को हील किया। फिर उसने वो कैश निकाला जो उसे किडनी और कॉर्निया बेचने से मिला था। उसने मन ही मन कहा कि अब ये पैसे और जो बचाए हुए हैं वो क्लास ट्रांसफर रिचुअल की फीस के लिए काफी होंगे। वो हंसने लगा क्योंकि उसकी बीमार बहन वाली कहानी पूरी तरह झूठ थी। उसका नाम यिलिन था। वो एक ट्रांसमिग्रेटर था, एक ऑर्फन। असल में उसकी कोई सिस्टर थी ही नहीं। जिस दुनिया में वो ट्रांसमिग्रेट हुआ था वहां हर जगह स्पिरिचुअल एनर्जी फैली थी। दुनिया डीमंस और बीस्ट से भरी थी और बहुत सारे डंजन रेल्म्स मौजूद थे। एक ऑर्फन के लिए उस नई दुनिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे अपनी यूनिक एबिलिटी का पता चला, बॉडी रिजेनरेशन। चोट कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका शरीर कुछ ही मिनटों में पूरी तरह रिकवर हो जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई ऑर्गन या लिम्ब गायब भी हो जाए तो वो फिर से रिजेनरेट हो जाता था। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसने अपने ही ऑर्गन्स बेचकर 1 लाख यूएन जमा किए ताकि वो क्लास चेंज फी भर सके, क्योंकि सिर्फ क्लास ट्रांसफर रिचुअल और अवेकनिंग के बाद ही कोई स्ट्रांग बन सकता था। तभी वो इस खतरनाक दुनिया में अपनी जगह बना सकता था और शायद किसी की रक्षा भी कर सके अगर कोई हो तो। आज वही बड़ा दिन था, क्लास ट्रांसफर रिचुअल का दिन। जब यिलिन उस जगह पहुंचा जहां रिचुअल हो रहा था तो 3 लोग उसके पास आए और पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। वो लोग जानते थे कि यिलिन करीब स्टूडेंट है और उन्हें समझ नहीं आया कि वो इतनी बड़ी फीस कैसे अफोर्ड कर पाया। यिलिन ने एक लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, मिस वांग, इस ट्रांसफर रिचुअल में शामिल होने के लिए मुझे क्लास ट्रांसफर लोन लेना पड़ा। असल में ये भी झूठ था। वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर शक करे। मिस वांग शॉक में थी और उसके साथ आए लड़के बोले कि अगर यिलिन को कोई बेकार प्रोफेशन मिला तो वो जिंदगी भर लोन चुकाता रहेगा। मिस वांग ने कहा, ठीक है, अंदर जाओ और पूरी कोशिश करो। कुछ देर बाद सारे स्टूडेंट्स अंदर आ गए और प्रिंसिपल द्वारा सबको एक एक कर बुलाया जाने लगा। पहला नाम था गुडाओ, क्लास 5 से, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। प्रिंसिपल ने कहा, हाथ गोल्डन बॉल पर रखो और बॉडी रिलैक्स करो। 1 मिनट बाद प्रिंसिपल ने कहा कि गुडाओ को सपोर्ट टाइप क्लास मिला है, ए रैंक पोल्ट्री ब्रीडर। स्टूडेंट्स ने आपस में बात की कि गुडाओ अब जिंदगी भर मुर्गियां पालेगा, जबकि प्रिंसिपल ने शांत आवाज में कहा, कोई क्लास बेकार नहीं होती, बेकार लोग होते हैं। अगली स्टूडेंट एक सुंदर लड़की थी जिसने रेड ड्रेस और लेदर बूट्स पहनी थी। उसका नाम था जू नीनी, जिसे देख सभी लड़के और लड़कियां पागल हो गईं और उसका नाम चिल्लाने लगी। प्रिंसिपल ने कहा, गुड जू नीनी। उसने हाथ गोल्डन बॉल पर रखा और अचानक एक फिनिक्स दिखाई दिया, जिसे देखते हुए प्रिंसिपल ने कहा, SSS रैंक फायरमैन। पूरी एकेडमी खुश हो गई। क्विंग सिटी एकेडमी अब गर्व से सिर उठा सकती थी। सभी स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड थे, यिलिन भी। उसे पता था कि एक SSS लेवल फायर मेज एक पूरी आर्मी को टक्कर दे सकता है। प्रिंसिपल ने जू नीनी से कहा कि उसकी ट्रेनिंग प्लान बाद में डिस्कस की जाएगी, क्योंकि उसका SSS क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यिलिन का नाम पुकारा गया। जब वो स्टेज पर गया तो सब उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो लोन लेकर आया है और शायद बेकार क्लास पाएगा। यिलिन ने जू नीनी की तरफ देखा और खुद से कहा कि वो किसी का साइड कैरेक्टर नहीं बनेगा। उसने अपने हाथ गोल्डन बॉल पर रखे और इंतजार करने लगा कि उसे कौन सा क्लास मिलेगा। अचानक एक अज्यूर ड्रैगन दिखाई दिया और पूरा हॉल नीली रोशनी से भर गया। सब शॉक थे कि एक लोन लेने वाला स्टूडेंट इतना पावरफुल क्लास कैसे पा सकता है। जूनी ने भी हैरान थी। उसे लगा कि यिलिन को भी SSS रैंक क्लास मिला है।
प्रिंसिपल खुश था और बोला, यिलिन को कॉम्बैट क्लास मिला है, SSS लेवल फॉरबिडन कर्स मास्टर। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि फॉरबिडन कर्स मास्टर प्रोफेशन बहुत खतरनाक है। जबकि स्टूडेंट्स हंसते हुए बोले, इतिहास में कोई भी फॉरबिडन कर्स मास्टर 25 साल से ज्यादा नहीं जिया, क्योंकि ये प्रोफेशन अपनी लाइफ फोर्स इस्तेमाल करके स्किल्स चलाता है। आगे बोले कि इसे तो लोन लेकर भी बेकार क्लास मिला है। जो नीनी ने निराश होकर मुंह फेर लिया। यिलिन ने एक्ट किया जैसे वो दुखी हो और प्रिंसिपल को भी उस पर तरस आ गया। उसने यिलिन की पीठ थपथपाई और कहा कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। यिलिन ने पूछा, सर क्या सारे कर्स मास्टर सच में 25 की उम्र से पहले मर जाते हैं? प्रिंसिपल ने कहा, नेगेटिव मत सोचो, मीनिंगलेस जीने से अच्छा है थोड़े समय के लिए ब्राइट चलना। यिलिन ने प्रिंसिपल का धन्यवाद किया और कहा कि वो सूरज की तरह चमक कर चलना चाहता है और अपनी स्कूल का नाम ऊंचा करना चाहता है। प्रिंसिपल ने फिर कहा कि वो यिलिन और जूनिनी दोनों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग तैयार करेगा। यिलिन ने इस बात को मान लिया और हल्की मुस्कान दी। उसे ये सोचकर थोड़ा मजेदार लगा कि लोग सोचते हैं वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन एक डबल एज्ड सोर्ड है। लेकिन अगर उसके पास अपनी चीट एबिलिटी न होती तो शायद ऐसा होता। कर्स मास्टर्स का जल्दी मरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास इमोर्टैलिटी थी। क्लास ट्रांसफर के बाद सब लोग घर जाने लगे। यिलिन भी सीधा घर जाने की सोच रहा था, क्योंकि वो थक चुका था और आराम से सोना चाहता था। चलते हुए किसी ने उसे पुकारा। वो जूनिनी थी। उसने यिलिन को टीम बनाने का ऑफर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि कर्स मास्टर जितना ज्यादा लड़ते हैं उतनी जल्दी मरते हैं। उसने कहा कि उसका इरादा गलत नहीं है, वो बस एक क्लासमेट के तौर पर मदद करना चाहती है। यिलिन ने ये ऑफर ठुकरा दिया। जूनिनी ने जबरदस्ती नहीं की और बोली कि यिलिन बहुत जिद्दी है और खुद अपनी मौत की तरफ जा रहा है। यिलिन ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि यिलिन सोचता है कि वो कर्स मास्टर बन गया तो अब बहुत बड़ा आदमी है। ये लोग उसके ही क्लासमेट्स थे और नाराज थे, क्योंकि जूनिनी ने यिलिन को टीम अप के लिए ऑफर किया था, उन्हें नहीं। यिलिन इरिटेट हुआ और सोचा कि औरतें सच में परेशानी होती हैं, दो बातें बोलती हैं और बाकी लोग पागल हो जाते हैं। यिलिन ने कहा कि वो घर जा रहा है। उन लड़कों ने हंसते हुए कहा कि क्या वो अपने 10 वर्ग मीटर वाले झोपड़े की बात कर रहा है जिसे वो घर कहता है। उनमें से एक बोला, अब जब तू SSS रैंक का बन गया है तो क्यों ना मुझे डैडी बुला ले, मैं तुझे जी कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दूं। बाकी सब हंसने लगे और बोले कि यंग मास्टर जी के जी कॉर्प का गार्ड होना एक प्रिविलेज है। फिर उन्होंने यिलिन को घुटनों के बल झुकने को कहा और जी बोला कि जब उसे पैसे मिल जाए तो अपने ऑर्फनेज के मरे हुए लोगों के लिए अच्छा इंसेंस खरीद लेना। तीनों यिलिन का मजाक उड़ाते रहे, ये तक कह दिया कि वो एक अनाथ है और उसे फैमिली रखने का हक नहीं। अब यिलिन सच में गुस्से में था। उसकी आंखों में नीली और लाल ऑरा जलने लगी, क्योंकि उसने कर्स मैजिक एक्टिवेट किया। उसने कहा कि उन्होंने उसे ये करने पर मजबूर किया है। तीनों डर गए और बोले कि क्या वो सच में कर्स मैजिक यूज करेगा, ये जानते हुए कि इससे उसकी लाइफ स्पैन घटेगी। यिलिन ने जवाब दिया, क्यों नहीं, तुमने मेरे मरे हुए परिवार का मजाक उड़ाया था। उसने हल्की सी बिजली समन की ताकि उन्हें डराया जा सके। अब वो सब डर गए और बोले कि कर्स मत डालो। यिलिन ने बस हाथ फैलाया और बोला कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। वो तीनों डरकर भाग गए। यिलिन ने कर्स डीएक्टिवेट किया और कहा, कितना बेकार कचरा है, एक मूव में ही भाग गए। वो आगे बढ़ गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका डुओडीनम जल रहा है। उसे नहीं पता था कि जूनिनी ये सब देख रही थी। उसे गुस्सा आया कि यिलिन इतनी छोटी सी बात पर प्रोवोक हो गया और अपनी जान खतरे में डाल दी। उसके लिए यिलिन उसके लायक नहीं था। रात में यिलिन घर पहुंचा। उसने बैग सोफा पर रखा और सिस्टम इंटरफेस खोला। वहां लिखा था कि अगर वो डुओडेनम का थोड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करे तो नॉर्मल लाइटनिंग बोल्ट समन होगा। ब्लैडर सैक्रिफाइस करने पर ब्यूरियल वाटर की यिन थंडर और हार्ट सैक्रिफाइस करने पर डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग समन होगा। यिन ने सोचा कि अगर उसने सबसे पावरफुल चॉस गॉड थंडर समन किया तो शायद वो मर जाएगा। वो काउच पर लेट गया। उसे चक्कर आने लगे, लेकिन वो जानता था कि ये उसके बॉडी रिकवरी का साइड इफेक्ट है। उसी वक्त यंग मास्टर जी लिंग्यू अपने पिता के पास गया और कहा कि वो यिलिन से बदला लेना चाहता है। उसने आगे कहा कि वो किसी को भेजें जो यिलिन को खत्म कर दे। उसके पिता ने मना किया और कहा कि SSS रैंकर्स यूजर को मारना रिस्क भरा काम है और इसका कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि जो बंदा इंसल्ट पर फॉरबिडन स्पेल चला देता है वो इमोशनली अनस्टेबल होता है। उन्होंने सिगरेट बुझाई और कहा कि यिलिन गरीब बैकग्राउंड से है और उसके बेटे को सीखना चाहिए कि दुश्मन की कमजोर जगह पर वार कैसे किया जाता है। अगली सुबह यिलिन क्विंगचैंग एकेडमी पहुंचा। वो लगातार जम्हाइयां ले रहा था, क्योंकि उसे ठीक से नींद नहीं मिली थी। स्टूडेंट्स आपस में उसकी कल की हरकतों के बारे में बात कर रहे थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर बॉटल से टैप किया। वो जी लिंग्यू था। बॉटल में दूध था।
जिसे वो पीस ऑफरिंग के तौर पर लाया था। साथ में ब्रेकफास्ट भी था। ये लिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, फिर भी उसने दूध ले लिया। पहले उसे लगा कि शायद जी लिंगयू उसे पॉइजन करना चाहता है, लेकिन जी लिंगयू ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने कहा कि ये बस उसका थैंक यू कहने का तरीका है। ये लिन ने पूछा, थैंक मी किस बात के लिए? जी लिंगयू ने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ कहा कि कल जब ये लिन ने उसे बिजली की तरह स्ट्राइक किया तो वो उसके लिए वेकअप कॉल था। उसने कहा कि ये लिन की वजह से उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। यिलिन ने कहा कि ड्रामा छोड़ो और साफ साफ बताओ कि चाहते क्या हो। अचानक जीलिंगयू घुटनों पर बैठ गया और कहा कि वो यिलिन को बिग ब्रदर बुलाना चाहता है। यिलिन शॉक्ड हुआ और बोला कि क्या उसने कल उसके सिर पर भी मारा था? जीलिंगयू ने कहा कि वो सीरियस है, कल की बीटिंग ने उसे बदल दिया है और अब वो बेहतर इंसान बनना चाहता है, लेकिन उसे एक रोल मॉडल चाहिए। यिलिन ने मान लिया कि वो उसका रोल मॉडल बनेगा, लेकिन इसके लिए ट्यूशन देना पड़ेगा। जीलिंगयू ने तुरंत कहा कि कोई दिक्कत नहीं, बताओ कितना? यिलिन ने उसे अकाउंट नंबर दिया और कहा कि पहली टर्म की ट्यूशन 2 मिलियन होगी। जीलिंगयू ने कहा कि इतना तो कुछ नहीं, वो अपने पिता को कह देगा कि पैसे भेज दें। थोड़ी देर बाद फील्ड पर स्टूडेंट्स के टेस्ट के लिए एक नॉविस सीक्रेट रियल्म खोला गया। प्रिंसिपल को उम्मीद थी कि हर एकेडमी के कैंडिडेट्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सभी अपनी जीत की कामना कर रहे थे। यिलिन और जूनिनी सबसे आगे खड़े थे। प्रिंसिपल के पास खड़े बूढ़े लोग मान रहे थे कि ये दोनों क्विंगचैंग हाई स्कूल के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस साल एसएसएस क्लास प्रोफेशन मिला है। उनके लिए दोनों ही बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहे थे। प्रिंसिपल थोड़ा परेशान हुआ और बोला कि उसने यिलिन और जूनिनी दोनों को कहा था कि लो प्रोफाइल रखें, लेकिन ये बच्चे समझते नहीं हैं। दोनों को एक साथ एसएसएस क्लास मिलना बाकियों के लिए चिढ़ाने जैसा है। वो बोला, सच में कितना इरिटेटिंग है ना? फिर वो हंसने लगा और बाकियों की तरफ मुड़कर बोला, क्या हुआ, सबके मुंह बंद हो गए क्या? तीनों बूढ़े आदमी वहां से चले गए, बोलते हुए कि उनके कुछ और काम है। असल में वो प्रिंसिपल से इरिटेट हो गए थे, क्योंकि वो खुद की तारीफ करते नहीं थक रहा था। फिर मोमेंट आया जब सीक्रेट रेल में एंट्री शुरू हुई। सभी एग्जामिनीज एक लहर की तरह एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़े। एंट्री से पहले जूनिनी ने एक बार फिर यिलिन से कहा कि वो उसके साथ टीम बना ले, लेकिन यिलिन ने फिर से मना कर दिया। इससे जूनिनी को लगा कि वो बहुत एरोगेंट है। उसने सोचा कि अगर वो खुद मरने को इतना ईगर है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। यिलिन ने उसे इग्नोर किया और सीक्रेट रेल में एंट्री कर ली। अंदर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वो अकेला है। उसने सोचा कि ये रैंडम टेलीपोर्टेशन है। तभी उसके सामने एक लेवल 1 लेपर्ड कैट दिखाई दी। यिलिन बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि एक्साइटेड हुआ। उसने सोचा कि ये उसके फॉरबिडन स्पेल को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट एनिमी है। उसने तुरंत हमला किया और बिना किसी स्ट्रगल के उसे मार दिया। उसे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हुआ और बोला कि ये बहुत कम है। उसने आगे कहा कि अगर उसे लेवल 2 तक जाना है तो उसे ऐसे 100 लेपर्ड कैट्स को मारना पड़ेगा। इसलिए उसने कोई और तरीका सोचने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद यिलिन के पीछे 100 तरह के मॉन्स्टर्स दौड़ रहे थे। वो हंसते हुए भाग रहा था, सोचते हुए कि ये वेव उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस देगी। इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स के बॉडी का आधा हिस्सा ह्यूमन जैसा था। यिलिन ने दौड़ना रोका और उनकी तरफ मुड़कर कहा कि वो अपना नया फॉरबिडन कर्स टेस्ट करना चाहता है। फिर उसने डिस्ट्रक्टिव सर्च कास्ट किया। ये कर्स इतना डरावना था कि उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट दोगुनी हो गई। उसने बर्निंग रीइंकार्नेशन एक्टिवेट किया और सोचा कि अब अगर कोई लेवल 10 मॉन्स्टर भी सामने आ गया तो वो उसकी वर्ल्ड एंडिंग थंडर स्ट्राइक नहीं झेल पाएगा। यिलिन ने मॉन्स्टर्स पर हमला किया और बिना हिचकिचाहट उन्हें काटने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो विजिबली बूढ़ा दिखने लगा था। इसलिए उसने तुरंत बर्निंग रीइंकार्नेशन रोक दिया ताकि उसकी अनडाइंग बॉडी किसी को दिखाई न दे। उसने अब वाइटैलिटी प्रिजर्वेशन स्पेल यूज किया। फिर उसने अपना लेफ्ट आर्म सैक्रिफाइस किया और जमीन पर हाथ रखकर वर्ल्ड एंडिंग फ्यूरी फॉरबिडन कर्स एक्टिवेट किया, जिसकी मदद से उसने एक लेवल 3 ग्रे वुल्फ मारा। 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। फिर लेवल 5 टू हेडेड स्नेक 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। फिर लेवल 6 आर्मर्ड स्कॉर्पियन और 6 सेंटोर्स, हर एक से 60 एक्सपी मिला। आखिर में लेवल 2 की बी मारी 20 एक्सपी। इससे वो लेवल 3 पर पहुंच गया। वो इस प्रोग्रेस से खुश था और अमेज्ड भी। उसे एक नया फॉरबिडन कर्स मिला, अ हेल फायर स्कॉर्चेस द स्काई। 1 घंटे बाद जूनिनी उसी जगह पहुंची जहां यिलिन ने सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। उसने जमीन पर जली हुई राख और सैकड़ों मरे हुए मॉन्स्टर्स देखे। वो शॉक में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ क्या हुआ। फिर उसने हेलफायर की लपटें देखी। वो कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन फिर भी वहां गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्विंगचांग में उसके अलावा और कोई फायर एलिमेंट यूजर है। लेकिन अब उसे लगा कि यहाँ की फायर एनर्जी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। उसने आसपास देखा और कुछ निशान पाए, जिससे उसे लगा कि ये सब किसी ह्यूमन ने किया है। वो बोली, लगता है क्विंगचांग में बहुत सारे छुपे हुए ड्रैगन्स हैं। मैं जरूर पता लगाऊंगी कि ये कौन है।
वो ये सोच ही रही थी, तभी पास में यीलिन कुछ मांस भून रहा था। वो 3 आंखों वाले डीमन पिग का मांस खा रहा था और काफी खुश था। उसे लगा कि आज वो ज्यादा खा रहा है क्योंकि उसके शरीर ने पहले बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च की थी। खाना खत्म करने के बाद उसने सोचा कि अब वो किसी दूर जगह जाकर और ग्राइंड करेगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, जूनिनी अचानक वहां आ गई और बोली, यीलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यीलिन परेशान हो गया। उसे डर था कि कोई उसकी सीक्रेट एबिलिटी न जान जाए। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस कुछ रोस्ट कर रहा था खाने के लिए। जूनिनी ने फिर कहा कि फॉरबिडन कर्स मास्टर के लिए अकेले ग्राइंड करना बिल्कुल सही नहीं है। यीलिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो जूनिनी मुड़कर चलते हुए बोली, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं। वो सोच रही थी कि यीलिन उसके साथ ही चल रहा है, इसलिए उसने आगे कहा कि उसके पास टीम अप करने का टाइम नहीं है। यीलिन ने सोचा कि जूनिनी के दिमाग में शायद कुछ कमी है। तभी जूनिनी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी और को जाते देखा? वो बहुत पावरफुल है, फायर एलिमेंट में स्किल्ड है, शायद उसने हेल फायर मास्टर किया है। यीलिन ने कामली कहा, हाँ मैंने देखा था, बहुत हैंडसम आदमी था। वो उस डायरेक्शन में गया। यीलिन जानता था कि उसे जूनिनी को अपने पीछे नहीं लगने देना चाहिए, इसलिए उसने तय किया कि अब से वो हेल फायर स्पेल दोबारा यूज नहीं करेगा। जूनिनी आगे बढ़ी और मन में यीलिन को कोसती रही कि उसने उसका टाइम बर्बाद किया, वरना वो अब तक उस हेल फायर यूजर को ढूंढ लेती। तभी उसे ऊपर एक शैडो दिखाई दी। उसने सिर उठाया तो शॉक में आ गई। वो एक लेवल 8 ड्रैगन ब्लड बेहीमत था। जैसे ही उसने हमला किया, जूनिनी ने उसे डॉज किया। वो हैरान थी कि इस एरिया में लेवल 8 मॉन्स्टर कैसे आ गया। उसने सोचा कि शायद यीलिन अब तक यहाँ से भाग चुका होगा। फिर उसने उस मॉन्स्टर पर फायरबॉल स्टॉर्म चलाया, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मॉन्स्टर गुस्से में आ गया और तेजी से उसकी तरफ चार्ज किया, जिसे बचने के लिए वो पीछे कूद गई और दोबारा फ्लेम से हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर ने रोर करते हुए उन लपटों को उसी पर वापस फेंक दिया। जूनिनी हैरान रह गई क्योंकि सारी आग सीधे उसी पर लगी। मॉन्स्टर वहीं खड़ा था जब तक स्मोक धीरे धीरे शांत नहीं हो गया। जब धुआं छटा तो जूनिनी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो दर्द से कांप रही थी। उसने माना कि वो बहुत एरोगेंट थी। उसे लगा था कि वो इस सीक्रेट रेल में लेवल 8 ड्रैगन ब्लड बेहीमत को हरा सकती है। अब उसे डर लग रहा था कि वो इसी मॉन्स्टर के हाथों मारी जाएगी और ये मौत उसके लिए शर्मनाक होगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। किसी ने बीच में आकर उस मॉन्स्टर पर फॉरबिडन कर्स हेलफायर का इस्तेमाल किया। मॉन्स्टर जलकर राख बन गया। जूनिनी शॉक में थी। वो समझ गई कि ये वही हेलफायर यूजर है जिसे वो ढूंढ रही थी। उसने अपने सेवियर की तरफ देखा, उसका धन्यवाद किया और उसका नाम जानना चाहा। वो मिस्टीरियस मास्क्ड आदमी और कोई नहीं बल्कि यीलिन था। यीलिन पेड़ की एक डाल पर मास्क पहने खड़ा था। उसने कहा, मुझे लिंग यी कहो। लिंग का मतलब था अर्ली डॉन और यी का मतलब था नाइट। जूनिनी ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो किस स्कूल से है। वो थैंकफुल भी थी लेकिन साथ ही जानना चाहती थी कि मास्क के पीछे असल में कौन है। उसने कहा कि जब वो डंजन से बाहर आएंगे तब वो उसे प्रॉपरली थैंक करना चाहती है। यिलिन ने उसे बेवकूफी भरी नजरों से देखा। उसे उसके थैंक्स की कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा, थैंक करने की जरूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी मदद थी। यिलिन वहां से जाने ही वाला था कि जूनिनी ने कहा, रुको। वो उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन यिलिन ने कहा, मेरे पीछे मत आओ, आगे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं, वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और हाँ, पहले अपने कपड़े ठीक कर लो। ये सुनकर जूनिनी को एहसास हुआ कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। वो लाल पड़ गई और जमीन पर झुककर खुद को ढकने लगी। मन ही मन चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि वो मिस्टीरियस लिंग ये जा चुका था। जूनिनी चिल्लाई, लिंगी, एक दिन मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी, तुम्हारे बराबर खड़ी रहूंगी। उधर येलिन पेड़ों की डालियों पर कूदता हुआ दूर जा चुका था। वो सोच रहा था कि जो अभी हुआ उसे जूनिनी अब उसके पीछे नहीं पड़ेगी। उसने उस पर काफी टाइम वेस्ट किया था और अब उसे जल्दी लेवल अप करना था। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और देखा कि उसे नया फॉरबिडन कर्स मिला है, अनडाइंग। इस स्किल में उसे अपनी 2 और आधी साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करनी थी ताकि एक फेटल इंजरी को टाला जा सके। यिलिन बोला, सीरियसली ये क्या है? इसलिए फॉरबिडन स्पेलकास्टर वाकई शॉर्ट लिव्ड क्लास है, हमेशा लाइफ स्पैन से खेलते रहते हैं। लेकिन फिर उसे लगा कि ये स्किल उसके लिए बोनस की तरह है। इस कर्स से वो किसी भी फैटल ब्लो को नलिफाई कर सकता था। मतलब अगर कोई पीछे से उसके दिल में भी वार करे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और इस स्किल से वो ऐसे कर्सेस भी यूज कर सकता था जिनमें हार्ट या सिर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो अब उन्हें एक बार सेफली यूज कर सकता था। जिसे यिलिन खुश था, ये स्किल बहुत यूजफुल थी। अब वो बिना किसी डर के लेवल ग्राइंड कर सकता था, कोई उसे रोक नहीं सकता था। 3 दिन बीत गए और ये टेस्ट का आखिरी दिन था।
सारे बूढ़े लोग नोविस सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस पर इकट्ठा हुए। क्विंग चांग एकेडमी के प्रिंसिपल ने अपने पुराने साथियों का घमंडी लहजे में स्वागत किया। शॉर्ट हेयर्ड आदमी प्रिंसिपल सू ने पूछा, इतना शो ऑफ किस बात का? मान लिया कि तुम्हारे पास 2 SSS रैंक जॉब चेंजर्स हैं, तो क्या? दूसरे ने कहा, यहाँ क्लास रैंक से ज्यादा लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है। रेड हेयर प्रिंसिपल ने भी हामी भरी और कहा कि क्विंगचांग के सीक्रेट रियलम टेस्ट का हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक लेवल 11 है, जो अभी तक टूटा नहीं। उसने प्रिंसिपल सू की तरफ देखा और कहा कि अगर उसे सही याद है तो वो स्टूडेंट प्रिंसिपल सू की यूनशिया एकेडमी से था। प्रिंसिपल सू ने कहा कि हाँ, वो सही है, और वो भी सोच रहा था कि क्या इस साल कोई नया रिकॉर्ड बनेगा। क्विंगचांग एकेडमी के प्रिंसिपल ने कहा, देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जरूर सबको सरप्राइज कर देंगे। तभी एक अनएक्सपेक्टेड आदमी वहां आया और बोला कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन कर सकता है। वो था जू किंग सिंह, जू नीनी का पिता। प्रिंसिपल सू ने कहा, काफी समय बाद मिल रहे हैं। क्विंगचांग एकेडमी के प्रिंसिपल ने कहा, यह तो सम्मान की बात है। जू किंग सिंह क्विंगचांग सिटी का टॉप एस्ट्रोलॉजर था। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद जू किंग सिंह ने अपनी बेटी के बारे में पूछा, क्या उसने कोई परेशानी की? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जू नीनी तो हमारी एकेडमी की प्राइड है। तभी सबने देखा कि कोई डंजन से बाहर आ रहा है। टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था, फिर भी कोई बाहर निकल आया था। वो कोई और नहीं, जू नीनी ही थी। वो बाहर आई और सारे प्रिंसिपल्स को ग्रीट किया, फिर अपने पिता को देखा। उसके पिता ने पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई, और प्रिंसिपल ने पूछा कि उसका करंट लेवल क्या है। जू नीनी ने कामली कहा, लेवल 12। सभी प्रिंसिपल शॉक में रह गए। रिकॉर्ड टूट चुका था। उसका प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और बोला कि उसकी स्टूडेंट सच में फायर मेज कहलाने लायक है। जू किंग सिंह अपनी बेटी के पास गया और कहा, तू बहुत जिद्दी है, अगर थोड़ी देर और ग्राइंड करती तो लेवल 13 तक पहुंच जाती। जू नीनी ने जवाब दिया, डंजन बहुत बोरिंग हो गया था। लेवल 10 के आसपास मॉन्स्टर्स मिलना मुश्किल था और रिवॉर्ड भी बहुत कम। असल में जू नीनी जल्दी बाहर इसलिए आई थी ताकि वो लिंग यी को ढूंढ सके, क्योंकि सबसे पहले बाहर आने का मतलब था कि वो बाद में आने वाले सबको देख सकती थी। उधर सीक्रेट रिल्म के अंदर यिलिन ने अचानक जोर से छींक मारी। वो हैरान था क्योंकि वहां का तापमान ठंडा नहीं था। वो सोचने लगा, अचानक छींक क्यों आई? कोई मुझे कर्स कर रहा है क्या? लेवल 10 एरिया के सारे मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म हो चुके थे, तो यिलिन ने सोचा कि शायद वो बहुत ज्यादा ग्राइंड कर चुका है, अब उसे अपने सर्च एरिया को और बढ़ाना होगा। उसने अपना हाथ उठाया और नया फॉरबिडन कर्स ट्राई करने का सोचा। इंस्टेंटेनियस रेंज। ये फॉरबिडन कर्स कास्टिंग में एक ऑर्गन सैक्रिफाइस करना पड़ता था, ऑर्गन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से। इसके साथ उसे 10 गुना एजिलिटी मिलती थी, जिसकी लिमिट थी 1 घंटा। यिलिन ने बिना वक्त गंवाए 10 गुना एजिलिटी बढ़ाने वाला फॉरबिडन कर्स एक्टिवेट किया, जिसमें उसने अपना किडनी सैक्रिफाइस किया, और उसे महसूस हुआ कि यह सेंसेशन जबरदस्त था। अब उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि लेवल 50 असैसिन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यिलिन बिजली की तरह आगे बढ़ा, इतनी तेजी से कि हवा में सोनिक बूम हुआ और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब तक 3 हेडेड स्टॉर्म मेंटिस मॉन्स्टर को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यिलिन ने अपना ब्लैडर सैक्रिफाइस किया और एक बिजली की लहर समन की, जिसने उस मॉन्स्टर को पूरी तरह राख में बदल दिया। इस फॉरबिडन स्पेल का नाम था एशन फियर्स थंडर। नोविस सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर अब कई स्टूडेंट्स डंजन से बाहर निकल रहे थे, कुछ खुशी से और कुछ डर के साथ। आखिर वो अपनी जान बचाकर बाहर आ गए थे। वहीं जू नीनी पूरे समय एंट्रेंस पर पेशेंटली इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि उसे लिंग यी फिर से दिखाई दे, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आया। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। सभी कैंडिडेट्स को वापस अपनी अपनी एकेडमी की जगह पर लौटने को कहा गया। अब लग रहा था कि इस साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड जू नीनी के नाम रहेगा। इसका मतलब था कि क्विंगचांग एकेडमी को इस साल 2 SSS रैंक स्टूडेंट्स मिलने के साथ ही बहुत लक भी मिला है। लेकिन बात यह थी कि उस एकेडमी का दूसरा SSS स्टूडेंट अब तक डंजन से बाहर नहीं आया था। अब काउंटडाउन में 3 मिनट बाकी थे। जैसे ही जू नीनी ने यह सुना, उसने सोचा कि कहीं वो उस आदमी को मिस तो नहीं कर गई जो डंजन से बाहर आया। लेकिन उसने जल्दी ही सोचा कि ये पॉसिबल नहीं है। वो तब से डंजन के एंट्रेंस को ही देख रही थी जब से वो बाहर आई थी। तभी डंजन का एंट्रेंस गोल्डन लाइट से चमकने लगा। इसका मतलब था कि कोई बाहर आ रहा है। जूनीनी को पूरा यकीन था कि ये लिंग ये होगा, लेकिन जब उसने देखा तो बाहर आने वाला ये लिन था। वो शॉक में बोली, क्यों ये लिन, क्यों? यिलिन उसके बेवकूफी भरे सवाल से कंफ्यूज हो गया। टाइम खत्म हो गया तो बाहर निकलना था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जूनीनी ने खुद को संभाला और ठंडे लहजे में कहा, तुम कायर हो और मुझसे दूर रहो। यिलिन ने गुस्से में दांत भींचे। ये लड़की पागल है क्या? तभी प्रिंसिपल उसके पास आया और पूछा कि वो किस लेवल तक पहुंचा है। प्रिंसिपल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस क्यूरियोसिटी थी कि उसका दूसरा एसएसएस स्टूडेंट कहां तक पहुंचा। यिलिन ने कामली जवाब दिया, लेवल 16।
सारे लोग शॉक में रह गए। लेवल 1 से 16 तक पहुंचने के लिए करीब 1,20,000 एक्सपी पॉइंट चाहिए होते हैं और नोविस सीक्रेट रियलम में हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर सिर्फ लेवल 10 का था। लेवल 10 मॉन्स्टर मारने पर सिर्फ 100 एक्सपी मिलता है, मतलब ये लिन ने लगभग 1200 लेवल 10 के मॉन्स्टर्स मारे थे। ये कैसे पॉसिबल है? सबके मन में यही सवाल था, जबकि प्रिंसिपल ने ये लिन की जमकर तारीफ की और कहा कि वो क्विंग चैंग एकेडमी का प्राइड है। ये लिन की प्रतिभा देखकर जू किंगसिंग ने भी उसे बधाई दी। इससे जू नीनी इरिटेटेड हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये लिन के प्रोफेशन के हिसाब से लेवल 16 में क्या खास बात है? वो एक फॉरबिडन कर्स मास्टर है। अगर वो बार बार फॉरबिडन कर्स यूज करेगा तो जल्दी लेवल बढ़ना नॉर्मल है। बाकी प्रिंसिपल्स को उसकी बात रीजनेबल लगी। भीड़ में भी कई लोग यही सोचने लगे कि येलिन शायद पागल है जो फॉरबिडन कर्स को इतने रेकलेस तरीके से यूज कर रहा है। सब जानते थे कि कर्स मास्टर्स ज्यादा नहीं जीते और येलिन की लेवलिंग की स्पीड देखकर सबको लगा कि वो 20 साल की उम्र तक भी जी नहीं पाएगा। लोग बोले, ये अपनी जान देकर फेम कमा रहा है, बेवकूफी है। कुछ लोगों ने कहा कि ये लिन बस दूसरों को जेलस करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन एक दिन जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी लॉन्ग हेड प्रिंसिपल येलिन के पास आया और बोला, स्टूडेंट येलिन, आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? सच बताओ, क्या प्रिंसिपल गांव ने तुम्हें मजबूर किया? वो तुम्हारी जान को स्कूल की शान के बदले में ट्रेड कर रहा है? प्रिंसिपल गांव गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपने स्टूडेंट्स की जान से खिलवाड़ नहीं करता। येलिन ने हल्की सी एक्ट करते हुए कहा, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, ये सब मेरी मर्जी से है। मैं गरीब फैमिली से आया हूँ और हमेशा सबने मुझे नीचा दिखाया। अब जब मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं अपने सबसे ब्राइट मोमेंट पर भी खत्म हो जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सब जाने मैं ये कर सकता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही जू किंगसिंग ने ताली बजाई और कहा, बहुत अच्छा कहा, इस लड़के के अंदर एम्बिशन है। वैसे भी ये इस साल के बिगिनर सीक्रेट रेल्म टेस्ट का सबसे हाई लेवल स्टूडेंट है, इसमें कोई शक नहीं, ये नंबर 1 है। फिर जू किंगसिंग ने खुद को येलिन से परिचित कराया और कहा, मैं जू नीनी का पिता हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में कभी मदद चाहिए तो मुझसे संपर्क करना। ये सुनकर जू नीनी नाराज हो गई और बोली, आप क्यों मान रहे हैं कि येलिन नंबर 1 है? जब लिंग ये बाहर आएगा उसका लेवल येलिन से कम नहीं होगा। उसके पिता ने कहा, ऐसा है क्या? ये टैलेंटेड लिंग ये आखिर है कौन? बाकी प्रिंसिपल्स ने भी आपस में पूछा कि क्या उनके किसी स्टूडेंट का नाम लिंग ये है, लेकिन किसी ने भी ऐसे स्टूडेंट का नाम नहीं सुना था। फिर भी जू नीनी कॉन्फिडेंटली बोली, लिंग ये एक सच्चा हेवंस प्राइड है। जब वो डंजन से बाहर आएगा सब कुछ साबित हो जाएगा। येलिन मन ही मन जू नीनी को कोस रहा था। ये लड़की चुप क्यों नहीं रह सकती? वो इस ड्रामा से तंग आ चुका था। उसने प्रिंसिपल गाओ और जू किंगसिंग को बाय कहा और वहां से चला गया। अब वो बस घर जाकर आराम करना चाहता था। थोड़ी देर बाद टाइम खत्म हो गया और नोविस सीक्रेट रियल्म टेस्ट ऑफिशियली खत्म हुआ, लेकिन जू नीनी अब भी कंफ्यूज थी। लिंग ये कहाँ गया? क्या जब मैं येलिन से बात कर रही थी वो चुपके से निकल गया? वो गुस्से में येलिन को ही दोष देने लगी। तभी उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिंग ये इतना जीनियस है? उसने कहा, हाँ, उसने मेरी जान बचाई थी। जू किंगसिंग को अब समझ आया कि उसकी बेटी जल्दी डंजन से बाहर इसलिए आई थी ताकि वो उस मिस्टीरियस लिंगी को ढूंढ सके, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि येलिन ही वो लिंग ये हो सकता है जिसे तुम ढूंढ रही हो? ये सुनकर जू नीनी ने जोर से मना किया। वो बोली, पापा आप क्या सोच रहे हैं? वो कायर येलिन कभी लिंग ये जैसा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि येलिन ने तो डंजन में ड्रैगन ब्लड बेहेमथ को देखकर डरकर भाग लिया था और लिंग ये की फायर एलिमेंट मास्टरी बहुत हाई थी। येलिन को ऐसी चीजों के बारे में क्या पता होगा? उधर अपने अपार्टमेंट में येलिन फिर से एक जोरदार स्नूज के साथ उठ बैठा। वो बोला, कौन मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है? पक्का वो बेवकूफ जू नीनी ही होगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। येलिन ने पूछा, कौन है? दरवाजा खोलते ही उसने सामने खड़े एक मोटे आदमी को देखा। वो आदमी बोला, मेरा नाम मिस्टर वैंग है, मैं क्विंग चैंग ब्रेन किंग ओरल लिक्विड लिमिटेड कंपनी का मैनेजर हूँ। वो कुछ समय से येलिन को ढूंढ रहा था और अब जाकर मिला था। येलिन ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, क्या काम है? मिस्टर वैंग बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। सुना है तुमने सक्सेसफुल प्रोफेशन चेंज किया और क्विंग चैंग के बिगिनर सीक्रेट रेल में हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसलिए हमारी कंपनी चाहती है कि तुम हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनो। पेमेंट भी बहुत अच्छी होगी। येलिन ने पूछा, कितनी पेमेंट? मिस्टर वैंग ने 3 उंगलियां उठाई, मतलब 3 मिलियन। फिर उसने येलिन को एक छोटी सी बोतल दी और कहा कि इसे ट्राई करो। ये उनकी कंपनी का नया प्रोडक्ट था, ब्रेन किंग ओरल लिक्विड। उसने बताया कि ये ड्रिंक दिमाग को स्ट्रांग बनाती है, इंटेलिजेंस बढ़ाती है और सेल रीजनरेशन में भी मदद करती है। एक बॉटल पीने से आदमी कई साल छोटा महसूस करता है। साथ ही कंपनी ने 10x रिफंड गारंटी दी थी अगर प्रोडक्ट काम न करे। येलिन ने सोचा, 3 मिलियन मतलब मेरे कई किडनीज के बराबर। उसने बॉटल खोली और ड्रिंक पी ली। टेस्ट थोड़ा मीठा था। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। येलिन के सोफे पर पड़े होने के दौरान मिस्टर वैंग ने किसी को कॉल किया और बोला, येलिन ने बॉटल का सारा कंटेंट पी लिया है। उसने बैकअप प्लान तैयार रखे थे लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी। वो बोला, येलिन तो बहुत आसान टारगेट निकला। थोड़ी देर बाद रात में एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में मिस्टर वैंग येलिन को अपने बॉस के पास लेकर पहुंचा।
उसे नहीं पता था कि उसका बॉस एक आम स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, लेकिन सवाल पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसका बॉस वही ब्लैक मार्केट शॉप ओनर था जिससे यीलिन ने अपने ऑर्गन्स बेचे थे। उसने मिस्टर वैंग से कहा, अब तुम जा सकते हो, मेरे आदेश के बिना कोई अंदर नहीं आएगा, अगर कोई रूल तोड़ा तो मारा जाएगा। मिस्टर वैंग बोला, यस सर, और वेयरहाउस से चला गया। वो लालची शॉप ऑनर यीलिन के पास झुक गया और बोला, ये वही लड़का है जिसने मुझे लीवर, कोरोनरी आर्टरीज, गैबलेट, किडनीज, स्प्लीन, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन बेचे थे, और अब देखो ये सारे ऑर्गन फिर से रिजेनरेट हो गए हैं। अविश्वसनीय, ये तो कमाल है। वो अपनी लालच भरी सोच में खो गया। अगर मैं इसके शरीर का सीक्रेट जान लूं तो मैं ऑर्गन रिजेनरेशन का मास्टर बन जाऊंगा। मुझे सुप्रीम पावर और वेल्थ मिल जाएगी। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी मेरे आगे झुकेंगे। इतना कहते ही उसे अचानक आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और शॉक में जम गया। यिलिन एक चेयर पर बैठा था, हाथ और पैर क्रॉस किए हुए, बिल्कुल आराम से। शॉप ओनर हैरान था। ये कैसे हो सकता है? मेरी स्लीपिंग ड्रग तो हाथी को भी 6 घंटे तक सुला सकती है। लेकिन यिलिन को उसकी बेवकूफी भरी पोषण की कोई परवाह नहीं थी। वो बस ये सोच रहा था कि शॉप ओनर उसे ढूंढकर यहाँ तक कैसे पहुंचा। जी यूजीन ने खुद को संभाला, अपनी ब्लेड निकाली और बोला, अब जब मेरी कैश काउ जाग चुकी है तो मैं पोलाइट नहीं रहूंगा। साफ साफ सरेंडर कर दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा कोई लिम नहीं काटूंगा। जी यूजीन की प्रोफेशन थी लेवल 20 के फैंटम ब्लेड मास्टर की। यिलिन को समझ आ गया कि उसने भी जॉब चेंज कर लिया है और उसका लेवल उससे ज्यादा है। अब यिलिन के पास सीरियस होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि अगर वो फायर एलिमेंट यूज करेगा तो पूरा वेयर हाउस जल जाएगा। इसलिए उसने शांत रहने का फैसला किया और दूसरा कर्स यूज करने की सोची, इटर्नल फ्रीजिंग गेज। ये फॉरबिडन कर्स उसकी आंखें सैक्रिफाइस करता था और जो भी उसके सामने आता वो फ्रीज हो जाता। इसका असर ये था कि कर्स के बाद यिलिन हमेशा के लिए अंधा हो जाता। फिर भी यिलिन ने स्पेल एक्टिवेट किया जिससे जी यूजीन की लोअर बॉडी तुरंत बर्फ में जम गई। वो शॉक में बोला, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा कर्स है? उसने तलवार से आइस तोड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे आइस फैलता गया और उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया, सिर्फ सिर बाहर रह गया। जी यूजीन डरते हुए बोला, इम्पॉसिबल, वो लेवल 16 पर है और मैं लेवल 20। फिर भी उसने मुझे एक ही मूव में हरा दिया। ये आखिर किस किस्म का मॉन्स्टर है? अब जब जी यूजीन पूरी तरह इमोबिलाइज हो गया तो यिलिन ने उससे पूछा, मेरी ऑर्गन रिजेनरेशन एबिलिटी के बारे में और कौन जानता है? जी यूजीन ने जवाब दिया, मेरे अलावा कोई नहीं। ऐसी डिस्कवरी मैं किसी को क्यों बताऊंगा? यिलिन ने उसकी बात मान ली और फैसला किया कि वो उसे जल्दी और पेनलेस मारेगा। उसने मुक्का उठाया और उसे जोर से मारा। यूजीन का शरीर टूटकर बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। फिर यिलिन ने बची हुई स्लीपिंग ड्रग की एनर्जी अब्सॉर्ब की और अपना स्टमक सैक्रिफाइस किया। फिर उसने बाहर खड़े गार्ड्स पर बिजली गिराई। सिर्फ एक गार्ड को जिंदा छोड़ा पूछताछ के लिए। वो डर के मारे कांप रहा था। यिलिन ने पूछा, तुम्हारा असली बॉस कौन है? वो बोला, मैं नहीं बता सकता, वरना वो मुझे मार देगा। यिलिन की आंखों में बिजली चमकी। वो बोला, सोच लो। डर से कांपते हुए उसने कहा, हमारा बॉस क्विंग चैंग अंडरग्राउंड मार्केट का किंग केंसन है। जैसे ही उसने ये कहा उस पर बिजली गिर गई और वो वहीं खत्म हो गया। यिलिन ने अपनी ठुड्डी पकड़कर सोचा, केंसन, ये नाम जाना पहचाना है। थोड़ी देर सोचने पर उसे याद आया, केंसन तो क्विंग चैंग सिटी के टॉप 10 फिलांथ्रोपिस्ट्स में से एक है। यिलिन बोला, अब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस बीच क्विंग चैंग के अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में एक मिडिल एज्ड आदमी लेदर सोफा पर बैठा था, हाथ में मोटा सिगार पकड़े हुए। उसी समय उसका आदमी अंदर आया और बोला कि अर्जेंट न्यूज है। वो आदमी केंसन था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसे पता चला कि उसके एजेंट जी यूजीन से सारा कांटेक्ट टूट चुका है। उसी टकले आदमी ने आगे बताया कि जब उनका जी यूजीन से आधे घंटे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो उसके फार्म हाउस गए, लेकिन वहां सब कुछ जला हुआ था। जैसे हालात दिख रहे थे वो क्लियरली किसी जॉब होल्डर का काम था। केंसन गुस्से में उठ खड़ा हुआ और मेज पर लात मारी। साथ ही अपने लोगों को आदेश दिया, जिसने ये किया है उसे तुरंत ढूंढो, किसी भी कीमत पर। अगले दिन यिलिन जी फैमिली के ग्रैंड रेजिडेंस पहुंचा। वहां जी लिंगयू ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो पिछली मुलाकात के बाद से यिलिन का वफादार फॉलोअर बन चुका था। जैसे ही उसे पता चला कि यिलिन आ रहा है उसने तुरंत लोगों को भेजकर उसे पिक करवाया। जी लिंगयू ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि उसने यिलिन के कहे हुए 2 मिलियन युआन के बारे में अपने पिता से बात कर ली है। लेकिन यिलिन ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोला, तुम्हें लगता है मैं इतना पेटी हूं कि पैसे की बात करोगे? तुम अब मेरे अंडर हो, ये सब छोटी बातें हैं। ये सुनकर जी लिंगयू खुश हो गया। उसने यिलिन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब से ये घर तुम्हारा भी घर है। अंदर ही अंदर जी लिंगयू ने सोचा, पापा सही थे, यिलिन सीधा साधा है और अपनी डिग्निटी की बहुत परवाह करता है। अगर मैंने इसे उसी पर खेला तो मैं अपना मकसद पालूंगा। यिलिन की असली सोच अलग थी। वो जानता था कि उसे जी फैमिली को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना है ताकि केंसन और उसके लोग उसे नुकसान न पहुंचा सकें।
उसे भरोसा था कि कोई भी जी परिवार की एस्टेट में हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यिलिन अंदर गया तो देखा कई मेड्स लाइन में खड़ी थीं, उसे झुककर ग्रीट कर रही थीं। वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। उसने सोचा, सच में पैसे वालों की जिंदगी कितनी अलग होती है। जिलिंग्यू ने कहा कि वो एक मेड यिलिन की पर्सनल सर्वेंट के रूप में असाइन करेगा। यिलिन ने पहले मान लिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद हड़बड़ाकर बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन जिलिंग्यू ने इंसिस्ट किया और बोला कि बॉस, आपको अपने कपड़े भी बदलने चाहिए, हमें कहीं इंपॉर्टेंट जगह जाना है। यिलिन ने पूछा, कहाँ? जिलिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंचे क्विंगचांग एनुअल ऑक्शन में। जी लिंग्यू ने बताया कि ये सिटी का सबसे ग्रैंड ऑक्शन वेन्यू है। अंदर पहुंचकर जी लिंग्यू ने कहा कि वो ये लिन को शहर के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाएगा। लेकिन ये लिन ने कहा, पहले खाना खाते हैं, तुम अपने काम में लगो। अंदर ही अंदर जी लिंग्यू ने सोचा, ये बंदा अभी भी बहुत नाइव है, गरीब बैकग्राउंड के कारण एक्सपीरियंस नहीं है। ये लिन आराम से खाना खाने लगा क्योंकि उसने पहले अपना स्टमक सैक्रिफाइस किया था। अब उसे एनर्जी की भरपाई करनी थी। खाते हुए किसी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लीन ने मुड़कर देखा। वो झूनीनी और उसकी फ्रेंड लू यानवेई थी। लू यानवेई ने पूछा, ये कौन है? यिलिन ने मन में कहा, फिर से ये लड़की, ये हर बार मेरे सामने ही क्यों आ जाती है? जूनीनी ने चिढ़कर कहा, ये वही डरपोक है जो नोविस सीक्रेट रेल में मॉन्स्टर देखकर भाग गया था। वो यिलिन को बैड लक मानती थी। यिलिन हल्के से मुस्कुराया और मन में सोचा, काश इसे पता होता कि मैं ही असली लिंग यी हूँ जिस पर ये मरती है। उसी वक्त जी लिंग यू अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और गर्व से यिलिन का परिचय करवाया, कहते हुए कि ये मेरे सुपीरियर हैं। ग्रुप के लोग हैरान हो गए और मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम्हें बॉस होना चाहिए, ये नहीं। लेकिन जी लिंग यू ने गंभीरता से कहा, यिलिन कोई आम इंसान नहीं है, उसका लेवल अब बहुत हाई है। सब शॉक्ड रह गए जब पता चला कि यिलिन ने नोविस सीक्रेट रेल में लेवल 16 हासिल किया था। उनके और यिलिन के बीच का गैप देखकर सब दंग रह गए। यिलिन ने शांत होकर कहा, इतना शॉक मत लो, मैं चाहूं तो तुम्हें भी हेल्प कर सकता हूं लेवल अप करने में। अगर हम सिटी से बाहर जा पाएं तो अपकमिंग मेजर एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सब एक्साइटेड हो गए। लेकिन जी लिंग यू ने कहा, प्रॉब्लम यह है कि मेजर एग्जाम से पहले सिटी छोड़ना फॉरबिडन है ताकि कोई बाहरी मदद न ले सके। यिलिन ने हल्का सा हिंट दिया, एग्जाम साइट तक जाने का सफर ही एक अच्छा मौका हो सकता है लेवल अप करने का। बस मुझे थोड़ा इक्विपमेंट चाहिए होगा। जी लिंग्यू ने तुरंत कहा, इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं, ऑक्शन से जो चाहिए ले लो, मेरे पिता सब खर्च उठाएंगे अगर इससे हमारे रिजल्ट्स बेहतर हो। ये लिन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन जी लिंग्यू ने उसे अश्योर किया कि पैसे कोई इश्यू नहीं है। ऑक्शन शुरू हुआ। एक खूबसूरत होस्टेस स्टेज पर आई और बोली, वेलकम एवरीवन, मैं हूं क्विंगचिंग, इस ऑक्शन हाउस की होस्ट। उसने सबको शुभकामनाएं दी और बोली, आशा है आप सब वो चीज पाएंगे जो आप चाहते हैं। फिर अप्लॉज गूंज उठा। पहला आइटम था एपिक फायर टाइप स्किल स्क्रोल, जो मेज के लिए था, जिसकी स्टार्टिंग बिड 5 लाख युवन। बिडिंग तेजी से बढ़ी और 3 मिलियन तक पहुंच गई। और वो बिड लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि जू किंग सिंह यानी जू नीनी का पिता था। जबकि यिलिन ने मुस्कुराते हुए सीन देखा, उसे समझ आ गया कि जू किंग सिंह अपनी बेटी के लिए स्किल खरीद रहा है। लेकिन अंदर से यिलिन संतुष्ट था। उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं थी। वो फॉरबिडन कर्सेस का मास्टर था और उसके स्किल्स किसी भी स्क्रोल से पावरफुल थे। यिलिन ने जी लिंग्यू से धीरे से कहा, तुम्हारा प्रोफेशन ए रैंक शैडो ब्लेड है, सही? अगर कोई स्किल स्क्रोल खिलाता है जो तुम्हारे क्लास के काम का हो तो बिना हिचकिचाए बिड लगाना। सही स्किल कभी कभी जान बचा देती है। ऑक्शनियर मुस्कुराई और बोली, नेक्स्ट आइटम एक रेयर क्वालिटी आर्टिफैक्ट, रॉयल ड्रैगन विश रिंग। ये स्पिरिट को 30% बढ़ाता है और ड्रैगन्स ऑरा नाम की पैसिव स्किल देता है। स्टार्टिंग बिड दो और मिनिमम रेज है 1 लाख। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज प्लेस योर बिड्स। भीड़ में हलचल मच गई। पहली बिड लगी 2.5 मिलियन, फिर बढ़कर 3 मिलियन, फिर 3.1 तक पहुंची। बोलियां तेजी से आने लगी। यिलिन की आंखें चमक उठी। 30% स्पिरिट बूस्ट, ये तो बहुत बड़ा डील है। किसी भी अवेकेंट फाइटर के लिए ये गेम चेंजर है। उसने जी लिंग्यू को इशारा किया कि वो रिंग के लिए बिड करे। तो जी लिंग्यू झुककर अपने पिता से बोला कि उसे वो रिंग चाहिए। उसके पिता ने बिना झिझक कहा 8 मिलियन। वो मानते थे कि अगर इससे उनका बेटा नेशनल एग्जाम में टॉप कर जाए और किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले तो ये पैसे वसूल है। जहां तक यिलिन की बात थी, वो तो एक फॉरबिडन कर्स मास्टर था जो ज्यादा नहीं जी पाएगा। तो कुछ सालों बाद उसकी सारी इक्विपमेंट्स फिर से जी फैमिली के पास ही लौट आएंगी। ऑक्शनियर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या कोई 8 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाना चाहता है? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, 10 मिलियन। पूरा हॉल चुप हो गया। एक लंबा डरावना सा आदमी स्टेज के सामने आया। वो था केनसन। वो बोला, प्रेसिडेंट जी, कैसे हैं आप? दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसमें कोई हैरानी नहीं थी। जैसे ही लोग समझे कि अंडरग्राउंड किंग केनसन खुद आया है, पूरे हॉल में फुसफुसाहट और शौक की लहर दौड़ गई।
सब सोचने लगे वो यहाँ क्यों आया है, ये तो उसका यूजुअल क्राउड नहीं है। यिलिन ने केंसन को देखते ही खुद इंस्टिंक्टिवली पीछे हटकर भीड़ में खुद को छिपा लिया। वो जानता था अगर केंसन ने उसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जबकि प्रेसिडेंट जी को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे केंसन नाराज है। केंसन ने ठंडी हंसी के साथ आंखें सिकोड़ते हुए उंगली उसकी ओर की और बोला, तुम्हारे लोगों ने मेरे आदमी को मार दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं पोलाइट रहूं। प्रेसिडेंट जी शांत रहा और बोला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर लड़ाई चाहिए तो याद रखो जी, ग्रुप को डराना आसान नहीं। और उसने तुरंत बोली, बढ़ाई 12 मिलियन। केंसन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, देखते हैं आखिर तक कौन टिकता है। वो हॉल से बाहर निकलते हुए अपने आदमी से बोला, वेयर हाउस से मिली कार की जांच की। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वो कार जी ग्रुप की ही थी। केंसन का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। वो बोला, प्रेसिडेंट जी को अब ब्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा, जो होना है मैं करूंगा। थोड़ी देर बाद रॉयल ड्रैगन विश रिंग 12 मिलियन में बिकी। प्रेसिडेंट जी ने वो रिंग यिलिन को दी और पूछा, पसंद आई? यिलिन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ थैंक यू। जी लिंगयू ने अपने पिता से पूछा, पापा ये केंसन कौन है? प्रेसिडेंट जी ने जवाब दिया, वो अंडरवर्ल्ड का किंग है। पहले इलीगल काम करता था, अब लीगल एम्पायर में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और अब उसकी नजर हमारे बिजनेस पर है। यिलिन ने सावधानी से कहा, प्रेसिडेंट जी, जी ग्रुप पावरफुल है, लेकिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे लोग वार्निंग नहीं देते। प्रेसिडेंट जी ने उसकी बात मानी। एम्परर ड्रैगन रुई रिंग से स्पिरिट एट्रीब्यूट 30% बढ़ता था। ये रिंग पहनने वाले को ड्रैगन एनर्जी का आशीर्वाद मिलता था और लक भी 10 से बढ़ती थी। यिलिन ने रिंग अपनी उंगली में पहनी और उसे तुरंत एनर्जी का तेज झटका महसूस हुआ। उसकी स्पिरिट स्टैट 30% बढ़ी और लक 10 हो गया। एक्साइटेड होकर उसने प्रेसिडेंट जी से कहा, चिंता मत कर, मैं खुद इंश्योर करूंगा कि जी लिंगयू टॉप एकेडमी में जाए। प्रेसिडेंट जी मुस्कुराए, अब तो हम फैमिली हैं, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम और मेरा बेटा तो प्रैक्टिकली ब्रदर्स हो, जो भी इक्विपमेंट चाहिए बस बोल देना। पूरी रात ऑक्शन चलता रहा। प्रेसिडेंट जी ने हर वैल्यूएबल आइटम पर बेहिसाब बिड लगाई। जी लिंगयू तो आखिर तक थक गया, लेकिन उसके पिता ने इस साल का ऑक्शन प्रैक्टिकली क्लीन स्वीप कर लिया। यिलिन जो भी चीज पसंद करता, जी ग्रुप बिना हिचक बिड लगा देता और कई प्रेशियस आइटम्स उनके पास आ गए, जैसे एज्योर थंडर रिंग जो स्पिरिट को 15% और लाइटनिंग स्किल्स की पावर 20%, तो मोल्टन मून नेकलेस 200 स्पिरिट बोनस, जबकि ड्यूलिंग यांग ब्रेसलेट 40 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट और पैसिव हीलिंग फैक्टर जो छोटे जल्दी हील करता है। यिलिन की आंखें चमक उठीं। अब अगर कोई उसे रिजेनरेट करते देख भी ले तो उसके पास सॉलिड एक्सक्यूज होगा कि ये आइटम का पैसिव इफेक्ट है। फिर उसने रात की सबसे बड़ी चीज उठाई, फॉलिंग स्टार वॉर ब्लेड। इससे स्ट्रेंथ 300 बढ़ती थी और स्टारलाइट में इसकी पावर हर सेकंड बढ़ती जाती थी, मैक्सिमम 100 तक। यिलिन एक्साइटमेंट से कांप उठा। इस तलवार से वो आखिरकार वो फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल कर सकता था जो उसे लेवल 10 पर अनलॉक हुई थी, लाइफ स्पैन ब्लेड आर्ट्स। इस स्किल में हर स्विंग के साथ उसकी 1 साल की लाइफ सैक्रिफाइस होती थी और हर अगला वार पिछले से दुगना ताकतवर होता था। कुल मिलाकर 99 स्ट्राइक्स तक स्टैक हो सकता था। यिलिन ने सोचा, इस तलवार के साथ मैं आने वाली मेजर एग्जाम्स में सब पर हावी रहूंगा। उधर शहर के दूसरे छोर पर जूनिनी अपने प्राइवेट बाथ में आराम कर रही थी, लेकिन मन में चिड़ी हुई थी। जी फैमिली उस कायर यिलिन को इतना पसंद क्यों करती है, उस पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है। उसे शक था कि इसके पीछे जी फैमिली की कोई छुपी हुई साजिश है, वरना कोई किसी बेकार आदमी को इतना पैम्पर क्यों करेगा। तभी एक मेड ने अंदर आकर कहा, मिस जूनिनी, मिस लू आई है, वो किसी को साथ लाई है जो कह रहे हैं कि उनके पास उस व्यक्ति के बारे में जानकारी है जिसे आप ढूंढ रही थी। जूनिनी की आंखें चमक उठी। क्या वो लिंग ये की बात कर रही है? उसने कहा, उन्हें लाउंज में बैठाओ, मैं तुरंत आती हूँ। वो जल्दी से नीचे आई, जानने के लिए बेचैन कि लिंग ये के बारे में आखिर क्या खबर है। लू यानवेई ने अपने साथ खड़े आदमी की ओर इशारा किया, ये हैं ऑफिसर हुआंग, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से, इन्हें लिंग ये के बारे में कुछ पता चला है। ऑफिसर हुआंग ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे डर है कि ये खबर अच्छी नहीं है। जूनिनी का दिल धक से रह गया। क्या मतलब? उसने पूछा। ऑफिसर हुआंग ने गंभीर चेहरे से अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाई। एक फार्म हाउस पूरी तरह जली हुई थी, कई लोग वहां मारे गए थे। उन्होंने कहा, हमें वहां हिलफायर के ट्रेस मिले हैं। आपके पहले दिए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार हमारा शक है कि कैप्लेट वही रहस्यमयी लिंग यी है जिसका आपने जिक्र किया था और ब्यूरो चाहता है कि जूनिनी इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करे। ऑफिसर हुआंग की बात सुनकर जूनिनी तुरंत लिंग यी के बचाव में कूद पड़ी। वो चिल्लाई, वो किलर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई थी। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। कोई भी बिना सबूत के उसे ये नहीं मना सकता था कि लिंग ये एक मर्डरर है। वो बोली, अगर वो किलर होता तो अपनी जान रिस्क में डालकर मुझे क्यों बचाता। लू यानवेई ने जल्दी से अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश की, जबकि ऑफिसर हुआंग ने काम होकर कहा, मैं आपकी रिएक्शन समझ सकता हूँ, लेकिन आपके स्टेटमेंट में आपने कहा था कि लिंग यी ने हेलफायर का इस्तेमाल करके एक एटियर बीस्ट को एक बार में नष्ट कर दिया था, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें लिंग यी नाम का कोई इंसान नहीं मिला। हालांकि ऑफिसर हुआंग की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई, एक व्यक्ति ने हमारा ध्यान खींचा है
और हमारे डेटा के अनुसार वो व्यक्ति शायद वही रहस्यमयी लिंग यी हो सकता है। उसने जोड़ा, हमारी रिपोर्ट में इस बात की काफी संभावना है कि यिलिन ही लिंग यी है। जू नीनी की आंखें फैल गईं। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, यिलिन? वो कायर? असंभव। वो बोली, वो हर बार खतरा देखते ही भाग जाता है। वो लिंग यी कैसे हो सकता है? और वैसे भी ये लिन तो हेलफायर यूज करना जानता ही नहीं। ऑफिसर हुआंग ने अपना लाई डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट किया। उसकी आंखों में नीली चमक आई। उसने पूछा, क्या आप बिल्कुल श्योर हैं? जू नीनी ने बिना झिझके कहा, हाँ मैं श्योर हूँ। मैंने लिंग यी को अपनी आंखों से देखा है। वो कायर यिलिन लिंग यी नहीं हो सकता। ऑफिसर हुआंग के लाई डिटेक्शन स्किल ने कोई झूठ नहीं पकड़ा। मतलब जू नीनी सच बोल रही थी। यिलिन शायद सस्पेक्ट नहीं था। ऑफिसर हुआंग ने सिर झुकाकर कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अगर कुछ और पता चले तो हमें तुरंत बताइएगा। उधर यिलिन की प्रायोरिटीज अलग थी। अब वक्त था अपनी नई इक्विपमेंट टेस्ट करने का। जी लिंगयू उसे लेकर गया क्विंगचांग के अवेकंड एसोसिएशन सेंटर में। ये सेंट्रल ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। रिसेप्शनिस्ट ने उनका स्वागत किया और पूछा, क्या आप आज इवनिंग सेशन के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं? जी लिंगयू ने कहा, हाँ, मेरे बॉस को अपनी नई इक्विपमेंट टेस्ट करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने यिलिन से पूछा, आपका लेवल क्या है? यिलिन ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, लेवल 16। वो बोली, अंडर लेवल 20 अवेकनर के लिए ट्रेनिंग रूम है। प्राइस 1,00,000 युएन पर आवर। इसमें बेसिक फोर्स एनालिसिस और मैना कैलिब्रेशन दोनों शामिल है। यिलिन ने कहा, मुझे लेवल 40 तक के लिए ट्रेनिंग रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कुछ सेकंड के लिए स्टंट रह गई, फिर बोली, समझ गई सर। जी लिंगयू बाहर रुक गया, जबकि रिसेप्शनिस्ट यिलिन को अंदर लेकर गई। ट्रेनिंग रूम बहुत बड़ा था, लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना। बीच में कई डमीज की पंक्ति थी। लेडी ने बताया, ये रूम स्पेशली रीइंफोर्स्ड मटेरियल से बना है। इसे एक टॉप लेवल बिल्डर ने डिजाइन किया है। ये लेवल 40 तक के जॉब चेंजर्स के फुल फोर्स अटैक्स झेल सकता है। यहाँ तक कि डमीज को भी डैमेज करना बहुत मुश्किल है। डोर लॉक होते ही यिलिन ने आसपास नजर दौड़ाई। उसने कंफर्म किया कि रूम में कोई सर्वेलेंस कैमरा नहीं है। वो आराम से मुस्कुराया और अपनी फॉलिंग स्टार वॉर ब्लेड निकाल ली। उसने दौड़ते हुए लाइफ स्पैन सोर्ड टेक्निक ट्राई करने का सोचा, जो हर स्विंग में उसकी 1 साल की लाइफ खाती थी। यिलिन हवा में उछला, तलवार कसकर पकड़ी और एक मिस्टीरियस ट्रांस में चला गया। जैसे ही उसने पहला वार किया, एक जोरदार बैंग की आवाज हुई, जैसे कुछ फट गया हो। तलवार पर तेज रोशनी चमकी। वो थी यिलिन की चलती हुई लाइफ फोर्स। दूसरा वार पहले से और भी ज्यादा तेज और शक्तिशाली था। हवा तक कटने लगी। चारों तरफ इनविजिबल सोर्ड एनर्जी फैल गई। तीसरा वार, चौथा, पांचवा, हर वार पिछले से तेज और ताकतवर होता गया। यिलिन की स्पीड बढ़ती गई। जब उसने 99वां वार किया, पूरा ट्रेनिंग रूम कांप उठा। एनर्जी की लहरें दीवारों से टकराने लगी। तलवार से ऐसी रोशनी फूटी जैसे किसी छोटे सूरज की चमक हो। एक इनविजिबल सोर्ड वेव निकलकर सामने खड़े डमीज को चीर गई। 99 लेयर्स की स्टैक्ड सोर्ड एनर्जी के बाद हर वार विनाशकारी था। उस वक्त यिलिन किसी गॉड ऑफ वॉर जैसा लग रहा था। सैकड़ों वारों की आवाज के बाद वो डमीज जो लेवल 40 के चेंजर्स के हमले झेल सकती थीं, अब टूटकर जमीन पर पड़ी थीं। यिलिन ने बाकी इक्विपमेंट भी अपने फॉरबिडन स्पेल्स के साथ टेस्ट किए। बाहर हल्का सा ट्रेमर महसूस हुआ। रिसेप्शनिस्ट घबरा गई, लेकिन जी लिंगयू ने समझाया, मेजर एग्जाम आने वाला है। यिलिन ट्रेनिंग में थोड़ा इंटेंस हो जाता है। थोड़ी देर बाद यिलिन बाहर आया, संतुष्ट और शांत चेहरा लिए। उसने कहा, आज की टेस्टिंग काफी थी, अब मैं रेस्ट करूंगा। और हाँ, अगर कुछ टूटा फूटा हो गया हो तो क्या मुझे उसका बिल देना पड़ेगा? लेडी हंस पड़ी, सर ये रूम लेवल 40 तक के अवेकनर के लिए है। अगर लेवल 16 वाला इसे तोड़ दे तो इसका मतलब मटेरियल ही घटिया है। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? यिलिन ने राहत की सांस ली और जल्दी से जी लिंगयू को लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही दोनों चले गए, लेडी क्यूरियोसिटी में ट्रेनिंग रूम देखने गई और शौक में उसका मुंह खुला रह गया। पूरा रूम बर्बाद हो चुका था। डमीज कटे फटे जले हुए थे, एक भी डमी खड़ा नहीं बचा था। इसी बीच जी फैमिली के रेजिडेंस पर एंट्रेंस पर खड़े 2 गार्ड्स पर अचानक अननोन अटैकर ने हमला कर दिया। एक गार्ड की गर्दन पर एक पतली सुई चुभ गई जिसमें पॉइजन लगा हुआ था। गार्ड ने दर्द से अपनी गर्दन पकड़ ली। दूसरे ने यह देखकर अलार्म बजाई और पूछा, क्या हुआ? अचानक उसके पीछे से अंधेरे में से एक जोड़ी हाथ निकली और उसकी गर्दन को पीछे से हॉरिफाइंग तरीके से तोड़ दिया गया। चीखें और खून फैल गया। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट जी, जो अपने स्टडी में था, बाहर की आवाज सुनकर दंग रह गया और सोचने लगा क्या हुआ। तभी पुराना हाउसकीपर थोड़ा खून और जख्म लिए ऑफिस के दरवाजे खोलकर आया और अपने मास्टर से भागने को कहा। वो कुछ समझाने ही वाला था कि अचानक उसकी कमर के निचले हिस्से में एक नाइफ घुस गई। उसने दर्द से चीखा और उसका वाइटैलिटी जल्दी से कम होने लगा। जिसने ये मैसेकर किया वह सामने आया और वो कोई और नहीं था बल्कि केन्सन। फिर मिले हम, उसने प्रेसिडेंट जी को ताने देते हुए कहा। प्रेसिडेंट जी गुस्से में अपनी गन निकालने लगा, लेकिन गोली चलाने से पहले ही एक लंबा नाइफ लाइटनिंग की तरह चमकता हुआ आया और प्रेसिडेंट जी की हाथ ऊपर उड़ गए। वो बेअसर हो गया। केन्सन ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और कहा कि जो कोई भी जॉब चेंजर के सामने गन लेकर आता है वो फूल ही होता है। गन उन लोगों के लिए काम करती है जो अभी जॉब चेंज करके आए हैं, लेकिन लेवल 30 वाले अवेकनर के सामने गन खिलौने जैसी होती है। केन्सन ने अपनी सोर्ड उठाई
उठाई और प्रेसिडेंट जी को मारने की तैयारी की। तभी उसके एक आदमी ने दौड़कर बताया कि वे दो लड़के अब भी विला में नहीं हैं। केंसन इरिटेटेड हुआ, पर उसने फैसला किया कि अभी प्रेसिडेंट जी को छोड़ दिया जाए। अगर उसने अभी उसे मार दिया तो जी लिंगयू का वीक स्पॉट कट जाएगा। वो प्रेसिडेंट जी को अलाइव रखकर इन दोनों लड़कों को बाहर लुभवाकर एक साथ एलिमिनेट करेगा। आधे घंटे से भी कम समय में जी फैमिली के विला के सारे लोग जी लिंगयू के फादर को छोड़कर ठंडे कॉर्प्स बन गए थे। जब जी लिंगयू और यीलिन वापस लौटे तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है। बाहर खड़े गार्ड्स गायब थे, पूरा विला ईरिली क्वाइट था और लाइट्स बंद थीं, जैसे पावर आउटेज हुआ हो। यीलिन को अचानक तेज खून की बदबू आई तो उसने जल्दी से अंदर दौड़ लगाई। उसने जी लिंगयू से कहा कि मेंटली प्रिपेयर हो जा, और उसने लाइट्स ऑन की। जी लिंगयू स्टन था हॉरिफाइंग सीन देखकर। जी फैमिली के जॉब चेंजर्स और सर्वेंट्स के शरीर हर जगह पड़े थे, ब्रोकन लिम्स और आर्म्स चारों तरफ बिखरे हुए थे। कई लोगों के चेहरों पर डर साफ साफ दिख रहा था, जैसे उनकी मौत से पहले उन्होंने कोई भयानक दानव देखा हो। जी लिंगयू कुछ कदम पीछे हट गया, चेहरा सफेद पड़ गया और असलियत को डिनाई करने की कोशिश कर रहा था। हम गलत जगह आ गए होंगे, ये मेरा घर नहीं है, येलिन ने उसे चेतावनी दी। और वह पागल की तरह अपने पिता के स्टडी की तरफ दौड़ा ही था कि येलिन को टेबल पर एक कागज पड़ा दिखा तो उसने उसे उठाया। साथ ही जी लिंगयू को रोका और उसे वो दिखाया, जिसे पढ़कर जी लिंगयू गुस्से में आ गया। लेटर में लिखा था कि अगर जी लिंगयू अपने पिता को बचाना चाहता है तो उसे यीलिन को लेकर अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट आना होगा। अगर तुम 6 घंटे के भीतर नहीं आए तो तुम अपने पिता को कई पीसेस में पाओगे। जी लिंगयू का गुस्सा चरम पर था। उसने चिट्ठी फाड़ दी और केंसन को अपने हाथों से मार डालने की कसम खाई। जी लिंगयू केंसन को ढूंढने निकलने ही वाला था कि यीलिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यीलिन ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो खुद जाकर प्रेसिडेंट जी को बचाएगा और जी लिंगयू को कहीं छिपने को कहा। लेकिन जी लिंगयू मना कर रहा था तो यीलिन ने चालाकी से उसे नॉकआउट कर दिया। यीलिन ने बेहोश जी लिंगयू को सोफे पर लिटा दिया और वीला छोड़ दिया। उसने वादा किया कि वो केंसन को दिखा देगा कि एक कर्स्ड मास्टर जो अपनी लाइफ की परवाह नहीं करता कितना टेरिफाइंग होता है। इसी बीच क्विंगचांग अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के सबसे अंधेरे हिस्से में केंसन के लोग अलर्ट और हथियारबंद चारों ओर फैले हुए थे। एक काली परछाई रात के आसमान से घोस्ट की तरह टकराई और चुपचाप नीचे उतरी बिना किसी गार्ड को चेतावनी दिए। येलिन काले कपड़ों और ब्लैक शूज में था, चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। वो पूरी तरह रात में ब्लेंड हो गया था। गार्ड अधिक थे, पर अगर वो चुपके से अंदर घुसकर केंसन को सरप्राइज करते तो उसे मारने का मौका मिल सकता था। जब यीलिन ये सोच रहा था, अगले ही सेकंड में एक गार्ड उसके डायरेक्शन में मुड़ा और उसे घूरने लगा। यीलिन शॉक हुआ। उसने सोचा मैंने पूरी तरह खुद को छुपा लिया था, तो कैसे मैं इतनी आसानी से डिस्कवर हो गया। गार्ड ने एरोगेंस से अपनी गन उठाई और उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि वो किस एरा से है जो अंधेरे में छुप रहा है। दरअसल पूरे इलाके में सर्वेलेंस कैमरास थे, जिनमें इंफ्रारेड नाइट विजन भी थी। येलिन की थोड़ी केयरलेसनेस पकड़ ली गई थी, पर उसकी जिम्मेदारी अब अनअलाइव करना था। उस आदमी ने कहा कि उनका बॉस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था।